आपको क्वेश्चन में एक पीवी डायग्राम देगा। पीवी डायग्राम में मान लो एक साइक्लिक प्रोसेस देगा, आपसे पूछेगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दें इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में। हमें मालूम है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इसमें रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल में क्या करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ करके इसका एरिया निकाल देना। पर ध्यान रखना या तो सिस्टम एसआई में चलेगा या सीजीएस में चलेगा। एसआई में करने के लिए क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर को। अगर आप करना चाहते हैं एसआई में तो 1.01 इंटू 10 की पावर कितनी 5, और अगर आप करना चाहते हैं सीजीएस में तो 1.101 इंटू 10 की पावर 6। याद रखना अगर सीजीएस में करना है एटमॉस्फेयर को तो 10 की पावर 6, और एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना है तो 10 की पावर 5। क्लियर है यहाँ तक। और लीटर का सुन लो, लीटर बहुत यूज होता है, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत यूज होता होगा। लीटर के अंदर बेसिकली क्या करना होता है कि अगर किसी भी एक लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो ध्यान से नोट कर लेना ये बहुत आता है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर एक लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेना, बस ये याद रख लेना। और ऐसे ये भी नोट कर लेना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई में, और ऐसी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 6 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना, बस ये 4 टर्म्स याद रखना, आपके सारे थर्मोकैनोमेटिकल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन लीटर में पूछता है या एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर देगा, तो जो भी देगा वो कन्वर्जन इन चारों में से चलेगी। वो तुम्हारी इच्छा है, तुम एसआई में करो सीजीएस में करो, तुम्हारी इच्छा है। बट पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक है यहां तक तो क्लियर है। एटमॉस्फेयर और लीटर का एग्जांपल्स क्लियर है। मैंने डिसाइड किया मैं सीजीएस में करूंगा तो मैंने 1.01 को 1 ही लिख लिया, 1 इंटू 10 की पावर 6, और प्रेशर में ये 5 है और ये 2 है, तो डिफरेंस क्या हुआ 3, तो 3 इंटू 10 की पावर 6। और ये डिफरेंस वॉल्यूम का कितना है, ये वॉल्यूम 4 है और यहाँ से कितना है, ये 4 है और ये 1 है, तो 4 - 1 10 की पावर 3। तो आंसर लेकिन मैंने किस में किया, अर्ग्स में, क्योंकि सही सीजीएस किया। तो इसका एरिया आंसर आ जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन का टाइप ऐसा आ सकता है जिसमें एक ट्राइंगल दिया होगा आपको, प्रेशर नॉर्मल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा है, इसको कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वॉल्यूम लीटर में है। अब मेरी मजबूरी है क्योंकि एसआई है तो फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर -3 से। सही। अगर मुझसे ये पूछा जाता है फाइंड नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, मैं इसके अंदर का एरिया निकाल दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आएगा एक। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि जब आप ए से लेके बी पे आ रहे हैं, ए से लेके बी पे बस अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है। कई लोग पढ़ते नहीं है, साइकिल का वर्क डन नहीं पूछा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं पूछा, क्या पूछा है, सिर्फ ए बी का वर्क डन कितना है। कोई डाउट इसमें? तो ए से लेके बी तक का आपको वर्क डन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंडर इसके नीचे का एरिया लेंगे, ये रहा इसका नीचे का एरिया, ये रहा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम लेंगे। अगर उसने वर्क डन किसका पूछा, ए बी का, ए बी के अंडर नीचे कितना एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया सबको पता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ साइड पैरेलल साइड, यानी कि 4 + 2, और इनटू दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितना है 4 - 1, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देना। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 - 1। अब ये जो साइड्स हैं वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सही है, पर 4 - 1 लीटर में है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, आंसर एसआई में चल रहा है, तो यूनिट्स क्या आएंगे, जूल। कोई डाउट इसमें? तो आई होप मैं एरिया निकलवा के टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, एरिया हर कोई निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप ऐसे एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि BC का निकालो वर्क डन, सिर्फ BC का, तो कौन सा निकलेगा, एरिया अंडर दिस BC रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या आएगा, 2 × 4 - 1,
अब 4 - 1 तो लीटर में है, 10⁻³ भी करना पड़ेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? लेकिन एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बोलो क्या? इसके वर्क डन में नेगेटिव। फिजिक्स में अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है वर्क डन पॉजिटिव, और अगर कंप्रेशन हो रहा है वर्क डन नेगेटिव। जब जब तुम ग्राफ से वर्क डन निकालोगे, बिना मतलब एरिया निकाल के छुट्टी मत कर देना, हो गया आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं। एंड में जरूर देखना है ग्राफ में कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आंसर नेगेटिव लगा के आना है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपने वर्क डन पॉजिटिव लगा के आना। क्लियर है? तो पहला वर्क डन पॉजिटिव था, दूसरा वर्क डन इसमें नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन है। और आपको अगर ये कहे कि सी से लेके ए तक का वर्क डन निकाल लो, सी ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो पी डेल्टा वी में तो डी वी जीरो हो गया, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर वो कहे पूरे साइकिल का वर्क डन निकालो, दो तरीके हैं, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन अलग से ऐड कर दो विद साइन कन्वेंशन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। या फिर ज्यादा बेटर है तुम एरिया इनसाइड अ साइकिल निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया इनसाइड अ साइकिल आएगा। लेकिन जब तुम साइक्लिक का वर्क डन निकालोगे, देख लेना साइक्लिक क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो आपका एरिया क्या आएगा? वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्या स्टेप क्लियर है? तो इस तरीके से साइकिल के क्या निकलेंगे? वर्क डन की वैल्यूज निकलेंगी। जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा होगा, देखो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर तुम्हें पास होने के लिए शायद डाल दे कि चल बच्चा कुछ कर लेगा, कहीं मेरे हाथों रह ना जाए, तो वो ऐसा क्वेश्चन डाल देगा एक आध। बट तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें सिर्फ साइकिल के एरिया से पूछे जाएगा, ठीक है? और कंपटीशन में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत किस्मत अच्छी हो तो आ भी सकते हैं। तुम्हें फर्स्ट लॉ लगाना आना चाहिए। देखो वो सेकंड लेवल का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वो कहेगा यूए की वैल्यू 0 है, ग्राफ देगा आपको। सबसे पहला काम ग्राफ में क्या देखना होता है? साइकिल से भी पहले एक और देखना होता है, एक्सिस, प्रेशर एंड वॉल्यूम। कल ही +2 वालों का थर्मो का टेस्ट था, एक स्टूडेंट आ गया, कहता जी मैं क्या गलती की बताओ जरा, ठीक तो किया मैंने, मेरा आंसर गलत मार्क कर दिया। तो मैंने कहा देख गलती ये की, ये वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बना के दिया हुआ है और तू बिना पढ़े प्रेशर वॉल्यूम का लिए जा रहा है। तो ध्यान से, कई बुक्स क्या करती हैं, वॉल्यूम और प्रेशर एक्सिस चेंज कर देगी, फिर मत कहना कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया। अब आपको उल्टी किताब रख के उल्टा ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा एक्सिस क्या है, ऐसे ओरली नहीं कर सकते, ठीक? तो इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। फिर आपने यूनिट्स देखने हैं, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है कि मीटर क्यूब में है या किस में है। अब प्रेशर किस में है? पास्कल, ऐसा है। वॉल्यूम किस में है? मीटर क्यूब है, चलो अच्छा है, सब कुछ ऐसा है। अब वो कह रहा है कि यू ए की वैल्यू कितनी है? 0। ये लो लिख लो ग्राफ के ऊपर, यू ए की वैल्यू 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी ए पॉइंट पर 0। यू बी की वैल्यू 30 जूल, यू बी की वैल्यू लिख लो यहां पर 30 जूल। ए पे और बी पे एनर्जीज दे दी उसने। एनर्जी स्पेंड इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम बी टू सी, बी और सी में एनर्जी स्पेंड कितनी है? 50 जूल। एनर्जी स्पेंड क्या होती है? डी क्यू, 50 जूल। कोई मुझे बताएगा कि पॉजिटिव की नेगेटिव? एनर्जी स्पेंड कितने लोग बोलते हैं नेगेटिव, कितने बोलते हैं पॉजिटिव? कैसे डिसाइड करते हो? मैंने एनर्जी दी है भाई, गैस को एनर्जी मिली है, वो तो खुश है, एनर्जी मिल गई। देखो तुम अपने को मत देखो कि मेरी एनर्जी चली गई, कि मेरे यार मेरे से 50 रुपए ले गया या 50 जूल ले गया। अपना मत देखो, तुम्हारा लॉस गेन क्यों? थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे ऊपर थोड़ा अप्लाई हो रहा है कि मेरा लॉस हो गया एनर्जी देने में। गैस को देखो, गैस को तो एनर्जी मिली है पॉजिटिव, तो गैस को एनर्जी स्पेंड की तो मिली है, गैस में से निकाल ली होती तो नेगेटिव था, तो यहां पर पॉजिटिव है, ठीक? अब वो क्या कह रहे हैं? फाइंड यू ऑफ सी, यू ऑफ सी निकालना है। देखो एक बात तो पक्की है, ये तो बात पक्की है कि बी और सी में जाने में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ लगाते हैं, चलो थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। बी से सी में लगा रहा हूं, बी से सी में, बस बी से सी में लिखो डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू, डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू, ठीक है? करेक्शन कर लेना।
तो यहाँ पर डी, वैसे फिजिक्स में केमिस्ट्री में डेल्टा लिखते हैं, मैं डी यू लिखता हूँ, एक ही बात है। तो डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू की वैल्यू मुझे मालूम है बी और सी में कितनी, 50 पुट कर दिया। अब मैं जा कहां से कहां रहा हूं, बी से सी, तो बी इनिशियल स्टेट है, सी फाइनल स्टेट है, तो डी यू क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यू सी माइनस यू बी। क्लियर है? और क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बी से सी, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन 0 है, तो वर्क डन को उठा के क्या कर दिया 0। आपको इस क्वेश्चन में यू बी तो गिवन है 30, तो यू बी की जगह 30 क्या निकालना है, यूसी आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने कैसे बी और सी को लेके फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है। तो अब आपके पास यू ए आ गया, यू बी आ गया, और अब आपके पास यू सी भी आ गया, 3 चीजें आ गई। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हीट रिलीज फ्रॉम सी टू ए। अब मैं वापस कहां से जाऊंगा, सी से लेके ए। अब मैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगाऊंगा, कहां से कहां, सी से ए। तो मैं फर्स्ट लॉ किस पे लगाऊंगा, सी से ए। तो मैं सी से ए लगाता हूं, करेक्शन कर लेना इसमें, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट, ऐसे। और मुझे डी क्यू निकालना है इसमें। अब डी यू में क्या पुट करेंगे, क्योंकि मैं सी से ए पे जा रहा हूं, तो फाइनल कौन है, ए, इनिशियल कौन है, सी, तो यू ए माइनस यू सी। और वर्क डन की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं अभी। तो इसमें ये मुझे निकालना है, यू ए मुझे पता है, यू सी मुझे पता है, क्योंकि तीनों इंटरनल एनर्जी तो मैं निकाल चुका हूं। और सी ए का वर्क डन देखें, वापस चलते हैं सी ए, सी से लेके ए ये रहा, इसका वर्क डन क्या आएगा, सी से ए, एरिया अंडर सी ए, क्या बनेगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। क्या ये स्टेप क्लियर है, ये पूरे का पूरा बनेगा। जब वर्क डन निकलेगा कैसे निकलेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ट्रेपेजियम के आ जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है जब वर्क डन निकलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो, कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन, कंप्रेशन, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन को पॉजिटिव मत पुट करना, क्या पुट करना, नेगेटिव। तो चेक करो, जब मैंने फर्स्ट लॉ लगाया था यहां पे, तो ये तो सही है, मैंने वर्क डन में ट्रेपेजियम का जब एरिया लिया तो आगे क्या लगाया, नेगेटिव, तो निकाल लेना, डी क्यू आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, और कैसे फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है इसमें। आप बस ये देखो, सी से ए वॉल्यूम क्या है, घट रहा है तो नेगेटिव, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। किसमें, डी क्यू में हमने एनर्जी स्पेंड की गैस पे, दी, स्पेंड मीन एनर्जी दी। ग्राफ के हिसाब से डी क्यू नहीं पता लग सकता, वो तो इस वर्ड से पता लगेगा कि दी की ली है ना, एनर्जी दी है या एनर्जी ले ली है, उससे पता लगेगा, ऐसे नहीं। स्पेंट मीन्स गैस के ऊपर स्पेंड की गई है, खर्ची गई एनर्जी गैस के ऊपर स्पेंड की, तो गैस को गेन हुआ एनर्जी का, पॉजिटिव। आपने अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू गैस देना है, तो गैस को मिली पॉजिटिव, गैस में से निकाल दी नेगेटिव, तुम्हारी जेब से चलेगी वो नहीं नेगेटिव। क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे पता नहीं क्या करते हैं, फिजिक्स में तो गैस के रिस्पेक्ट टू काम होना है, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं क्या, हीट तो सेम होती है, यही रूल लगाते हो ना, अगर गैस को हीट मिली तो पॉजिटिव, ऐसे ही है। तुम बस अपने आप को गैस मान लेना, तुम्हें हीट मिली कि तुमसे हीट गई, तुम्हारे ऊपर खर्ची गई है भाई, पॉजिटिव जेब में लेके बैठ गए हो, तभी तो तुम्हारा एक्सपेंशन भी साइक्लिक प्रोसेस तभी चल रहा है जब हीट दे रहे हो। तो इसमें बेसिकली क्या है, हीट स्पेंड की गई है गैस पे, तो हीट मिली है तो हीट इज पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये बताओ, इसके अंदर क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, हाँ या ना, कैसे नो, इतना बड़ा साइकिल बना तो रखा है, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस जहां से स्टार्ट होता है खत्म भी ना, ये क्लॉकवाइज ना ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है कि आपकी स्टेट ए थी और आप सी पे पहुंच गए, और सी पे पहुंचाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं,
या तो आप ए से लेके सी तक पहुंच जाएं सीधा, या फिर ए से लेके बी से लेके सी तक जाएं घूम के। तो दो पाथ, दो रास्ते हैं, ए सी ए बी सी, पहुंचना ए से सी पर ही है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि बताओ इस डायग्राम को देखते हुए कि अलोंग विच पाथ ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, किसको हीट ज्यादा देनी पड़ी, बोलो। ए टू बी टू सी, क्यों? नहीं, उससे कोई, देखो फर्स्ट लॉ तीन चीजों का बना हुआ है, डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू। ग्राफ का एरिया सिर्फ आपको डी डब्ल्यू बताता है, ना डी क्यू बताता है ना डी यू बताता है। तुमने ग्राफ से ना तो डी क्यू देखना है ना तुमने डी यू देखना है, कुछ नहीं देखना। ग्राफ का एरिया आपको सिर्फ डी डब्ल्यू दिखाएगा। तो अगर तुम मुझे ये कह रहे हो कि एरिया ज्यादा है, वो तो वर्क डन ज्यादा है, लेकिन वो क्वेश्चन वर्क डन पे पूछ कहाँ रहा है? मैं तुमसे ये तो ना पूछा किसका वर्क डन ज्यादा, मैंने पूछा किसका, किसमें हीट स्पेंड ज्यादा है। अब आंसर क्या है? कैसे? नहीं, मुझे आंसर तो ठीक है एबीसी, कैसे? मैं कैसे में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि कैसे पता आइसोथर्मल है तुम्हें? उसे मेंशन नहीं किया आइसोथर्मल, तुम ले नहीं सकते आइसोथर्मल, वो तो फिर कैसे भी चाहिए। पीवी रेज टू पावर 3 इज अ कांस्टेंट, तो भी ठीक है, हो रहे हैं। नहीं, मैं दो गाड़ियां लेके आया हूँ, मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को कम पेट्रोल डालोगे उसमें हीट कम निकलेगी तो भी ज़्यादा काम करके दिखाएगी मेरी गाड़ी। तुम्हारी ज़्यादा फ्यूल पीती है, तुम्हारी हीट ज़्यादा लेती है, पेट्रोल ज़्यादा पीती है और काम करती नहीं है यार। दो की एवरेज है उसकी, एक एक लीटर पेट्रोल फूकती रहती है 2-2 किलोमीटर तक। अब ये तो कोई रूल नहीं है, क्योंकि लॉ तो लगता ही है ना गैसेस के ऊपर, इंजन उंजन पे यही तो लॉ लगते हैं। ओके, पहले मुझे ये बताओ, इसके अंदर ए और सी, ए और सी में, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, पहले छोटा आंसर दो। ए और सी से जाऊं या ए बी से जाऊं, डी यू किसका ज्यादा है, ए बी सी का कि ए सी का? सेम है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जीज आर स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, ये रास्ते में डिपेंड नहीं करती। तो डी यू या डी यू का मतलब है यू सी माइनस यू ए, और ऑब्वियसली रास्ता मैटर नहीं कर रहा, तो दोनों में एग्जैक्टली डी यू दोनों में सेम है। जब डी यू सेम है तो एक काम करो, ए से लेके सी तक फर्स्ट लॉ लगाओ ना, ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब तुम फर्स्ट लॉ में इसे तो कंपेयर करो ही मत, क्योंकि डी यू तो दोनों में सेम है, तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसकी हीट भी ज्यादा होगी। अब ये मैच करेगा आंसर तेरे वाला, तो जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, क्योंकि डी यू दोनों का सेम है। अब वर्क डन किसका ज्यादा? जिसका एरिया ज्यादा। एरिया किसका ज्यादा? ए बी सी का ज्यादा। तो ए बी सी का एरिया, ये सारा एरिया ज्यादा है और ए सी का एरिया कम है। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे आपने चेक करना है। मतलब अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कि एरिया ज़्यादा तो वर्क डन भी ज़्यादा, ठीक है, एरिया ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा, ठीक है, एरिया ज़्यादा डी यू भी ज़्यादा, आप पक्का सारा पेपर गलत करके आएंगे। आप ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ एरिया से वर्क डन ही चेक कर सकते हैं, बाकी टर्म्स के लिए आपको फर्स्ट लॉ लगा के चेक करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक आंसर आ गया, डी यू सेम है, डी डब्ल्यू और डी क्यू पता लग गया। अब वो कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए इज गिवन 5 जूल। लिख लेते हैं यहां पर, इंटरनल एनर्जी यहां पर कितनी गिवन है? 5 जूल गिवन है। एंड 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू चेंज स्टेट थ्रू ए सी, ए से सी तक इतनी हीट मैंने दी। कितनी हीट दी? 100 जूल की हीट। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव? 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, किसे किससे सप्लाई की? गैस को ना, गैस को तो फायदा हो गया ना, तो हीट इज पॉजिटिव। अपना मत सोचो कि मैंने सप्लाई कर दी मेरा लॉस हो गया, तुम्हारे ऊपर थोड़ा फर्स्ट लॉ लगता है, गैस पे लगता है, गैस को फायदा हुआ है। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे फाइंड यूसी, फर्स्ट लॉ लगाओ
AC के लिए, A से लेके C तक फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, DQ DU DW। अब DU की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, DQ तुम्हें गिवन है कितना 100, DU तुम निकाल सकते हो फाइनल एंड इनिशियल UC माइनस 5, और DW निकाल लेना ये एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये वाला। पॉजिटिव की नेगेटिव, एरिया जब निकलेगा पॉजिटिव, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें एक्सपेंशन, तो यहां पर जो भी आएगा एरिया वो पॉजिटिव पुट कर देना, तो यहां से क्या जाएगा UC, यही एग्जैक्टली करके दिखाया हुआ है। तो हीट पुट कर दी, यहाँ DQ जरूर कर लेना, यहाँ पर कर लेना DQ और यहाँ पर कर लेना DW, तो ये गिवन है, ये पुट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दिया, सॉल्व करके यूज कर लिया। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता ना तो DU बिना देखे जीरो कर देना, सिर्फ एक प्रोसेस में नहीं करना, और वो क्या था, बॉइलिंग। जब भी बॉइलिंग का प्रोसेस है और स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है उसमें DU पूछेगा, DU जीरो मत करना, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉइलिंग प्रोसेस में, तब भी मत करना, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ वाटर at 373 Kelvin is converted into steam of same at same temperature same है, volume of 1 centimeter cube of water become 1671 centimeter cube, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या निकालना है ऑन बॉइलिंग, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DU निकालना है, DU निकालना है, और आपको लेटेंट हीट गिवन है और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है, ये काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। तो एक काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम कितना है 1671 जो कि गिवन है, चेंज कितना है इन दोनों को माइनस कर लो, चेंज आ गया, DV की वैल्यू आ गई। वर्क डन क्या होता है, देखो करना क्या ये समझ लो, करना ये है, फर्स्ट लॉ लगाना है बॉइलिंग पे, निकालना क्या है DU एक तरफ, DQ और DW क्या होता है PdV, P डेल्टा V या PdV, और DQ क्या होता है ML, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी पड़ती है, Q = ML। तो पहले DW निकाल देते हैं, DW कैसे निकलेगा PdV, प्रेशर तुम्हें 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में SI में रखना, DV तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया DW। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद मास तुम्हें 1 ग्राम पता है, लेटेंट हीट तुम्हें पता है, DQ = ML लगा लेना। जब तुम DQ ML लगाओगे तो आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। अब एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे वर्क डन किस में चल रहे हैं, जूल में, और तुम्हारी हीट किस में चल रही है, कैलोरी में। अब या तो दोनों कैलोरी रखो या दोनों जूल, तो मैंने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लिया 4.2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब मैंने दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दिया, DQ भी और DW भी, तो मैंने अपना आंसर किस में निकाल लिया, जूल में। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देखते ही काफी लोग अपना DU 0 मार्क कराएंगे और ये भी कहेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। बॉइलिंग प्रोसेस में ऐसा मत करना, DU की वैल्यू आएगी इसमें। स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन देखना एक बार।
गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम आधा हो गया, और टेम्परेचर कितना है 27, गामा आपको पता है। आप मुझे ये बताओ आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट राइजिंग टेम्परेचर। तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर तो पता है 27 है, तुम केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। फाइनल टेम्परेचर तो पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। कैसे पता लगा कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है? कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में? सडनली, क्योंकि अगर ओके दोनों चीजें हैं, गामा से ज्यादा सडनली जरूर गिवन होगा। तो जब कोई प्रोसेस स्लो चलता है वो आइसोथर्मल है, अगर वो सडनली होगा, क्विकली होगा, वर्ड लिखा होगा, तो वो एडियाबैटिक है। और वैसे भी गामा दूर से चमक ही रहा है, आइसोथर्मल में गामा चाहिए नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे हम, T1 की वैल्यू 27 प्लस 273 पता है, गामा आपको पता है, तो आप इक्वेशन एडियाबैटिक की लगाएं। आपके पास इक्वेशन एडियाबैटिक की 3 इक्वेशंस हैं, 2 तो मेरे याद हैं, एक टी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, तो T1 V1 गामा माइनस वन, T2 V2 गामा माइनस वन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, PV रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन कौन सी है, P रेज टू पावर गामा माइनस वन अपॉन T की पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट। नहीं मेरे को आज ही याद हुई, मैंने असाइनमेंट सॉल्व किया आज देख देख के, ठीक है। वैसे नॉर्मली मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ये वाली इक्वेशन, तो याद नहीं रहता मेरे को। 2 पक्की याद है, पर आज आपको भी याद हो जाएगी। आज हम न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये इक्वेशंस भी आपको याद हो जाएंगी। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो T2 निकाल लो, T1 पुट करो 300, फाइनल वॉल्यूम V/2 है, यहाँ से V से V कैंसल, और 2 की पावर 0.5 है जो कि अंडर रूट होता है, 0.5 इज हाफ अंडर रूट, और अंडर रूट ऑफ 2 कितना है 1.414। सॉल्व करके क्या आएगा T2। पर तुम्हें क्योंकि ओरिजिनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और ये इक्वेशंस केल्विन में चलती हैं, तो तुम केल्विन में चलाओ, लेकिन वापस से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। ये तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल 27 था, दोनों को माइनस करके चेंज इन टेम्परेचर। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कन्वर्ट ही नहीं करते, डिग्री सेल्सियस में खेल जाते हैं। डिग्री सेल्सियस में आंसर नहीं आएगा, पहले केल्विन में इक्वेशन केल्विन में चलेगी, फिर माइनस करके डिग्री सेल्सियस में चलेगी। स्टेप समझ में आ रहा है? जैसे 1 मोल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, अंडर वॉल्यूम इज डबल्ड, तो वॉल्यूम क्या हो गया, V से 2V कर दिया। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में 1 मोल का वर्क डन क्या होता है 2.303 RT log V2/V1। तुम्हें V2 डबल पता है तो ये कट के 2 आ गया। तुम्हें टेम्परेचर भी पता है 400 केल्विन, और log 2 की वैल्यू केमिस्ट्री में याद भी की होगी 0.3010, आंसर आ जाएगा। तो एक तुमने क्या निकाला, वर्क डन निकाला, दूसरा क्या निकालना है इसमें, हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब का क्या होता है सिंबल DQ, तुमने क्या निकाल लिया DW, तो तुम फर्स्ट लॉ लगा देना एंड में, फर्स्ट लॉ लगाते ही DU 0 कर देना, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में DU 0 है, तो जो DW अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला वही आपका DQ भी सेम आंसर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में DQ और DW एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? वर्क डन तो आपने केमिस्ट्री में निकाल भी रखे होंगे 1 मोल के, और वहां से यार एक ही तो स्टेप है, DU को 0 पुट करके वही DQ वही DW। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट STP इज सब्जेक्ट टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और वॉल्यूम बिकम्स कितना 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम आपका 4 टाइम्स हो गया। इनिशियल वॉल्यूम, फाइंड वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे आता है, ये रहा, R T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 नहीं, गलती मत कर देना, T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1, ये एडियाबैटिक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इस क्वेश्चन में STP पे इनिशियल टेम्परेचर तो पता है, आपको इस क्वेश्चन में गामा भी पता है, आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पता है, आपको T2 नहीं पता। तो प्रॉब्लम ये है, T1 तो पता है, गामा तो पता है, R तो पता है, T2 नहीं पता, तो वर्क डन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, T2। अब T2 निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक, तुम्हें वॉल्यूम की रेशियो पता है, टेम्परेचर निकालने के लिए T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 आ गया। T1 पता है 273 है, V1 और V2 में फाइनल वॉल्यूम V2 कितना है 4 टाइम V1, गामा की जगह 1.4, V1 कट गया 0.4,
अब यहाँ प्रॉब्लम है, आपको जितनी प्रॉब्लम आती है पेपर में उसमें 0.4 देते नहीं टीचर, ज़्यादातर 1.5 देते हैं गामा जान के, क्योंकि 1.5 माइनस 1.5 यानी कि अंडर रूट हो जाता है। तो मैं तो इन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, मैं तो आंसर लिखे हुए हैं और आप भी नहीं कर पाएंगे, टेस्ट में आते भी नहीं है। आप मेथड पे फोकस करें, आपको 0.4 नहीं दिया जाएगा, 0.5 भी दिया जाता है। तो पर यहाँ पे फंस चुके हैं, तो 0.4 अगर हम इसे सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या लॉग टेबल्स, तो यहाँ से T2 आ जाएगा, और एक बार T2 आ गया वहाँ पुट करके क्या आ गया, वर्क डन आ जाएगा, और वर्क डन की वैल्यू आ गई। आपको DU भी निकालना है इसमें, तो तुम एक काम करो, फर्स्ट लॉ अप्लाई करो एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ क्या होता है, 0, तो यानी कि DU इज माइनस DW, तो जो भी तुम्हारा वर्क डन आया था वो यहाँ पुट करके माइनस में आएगी आपकी इंटरनल एनर्जी, तो DU इसमें नेगेटिव होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, एक्सेप्ट इसके कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं बताया, मैं रह गया थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि मेरे को 1.4 दे दिया था, ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं आएगा, ठीक है। 1.5 तो आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट एडियाबैटिक पार्ट्स ऑफ द सेम इंटरसेक्ट ऑफ टू आइसोथर्मल्स T1 एंड T2 आर एज शोन इन द फिगर। वो कह रहे हैं दो आइसोथर्मल्स हैं, ध्यान से देखो, ये पहला आइसोथर्मल है T1, आइसोथर्मल कर्व का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ए भी आइसोथर्मल है, DC भी आइसोथर्मल है, और फिगर तुम्हें गिवन होगी, हाँ फिगर में लिखा नहीं होगा, बात अलग है, तो कुछ तो हिंट गिवन होगा उसमें। तो ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। इसको पहचानते कैसे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक ना कार्नोट साइकिल करके एक पोर्शन आएगा, ये उसका क्वेश्चन है। ऐसे कर्व में नॉर्मली आइसोथर्मल होते हैं और नॉर्मली ये एडियाबैटिक ही होते हैं। क्यों होते हैं मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको। अब मेरी तरफ से तुम गिवन कर लो कि तुम्हें चारों दे दिए मैंने, आइसोथर्मल भी है और एडियाबैटिक भी है। यहाँ पर टेम्परेचर T1 और T2 है, और ये वॉल्यूम VA, VD, VB और VC है। आपको रेशियो निकालना है VA, VD का, VB, VC का। जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत लोग क्या करेंगे बताता हूँ, मैं भी ऐसा करूँगा, पहली बार करूँगा, मैं ना ग्राफ देखूंगा और देखूंगा अच्छा इसकी रेशियो, अच्छा इसकी रेशियो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम शक्ल से तो बता ही नहीं सकते इनकी रेशियो क्या है, तुम भूल जाओ। थर्मो की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ ग्राफ काफ़ी नहीं होते। तुम ये ना सोचना कि ग्राफ आएगा सीधा टिक मार्क करेंगे, नहीं आएगा। ग्राफ आएगा, उसके साथ मैथमेटिकल इक्वेशन साथ चलेंगी। जैसे मान लो पहले आप B से C पे चलते हो, B से C पे एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगाओ। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1 और वॉल्यूम कितना है V, और एक इक्वेशन एडियाबैटिक की क्या करवाई गई थी, TV रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ टेम्परेचर T1, वॉल्यूम VB रेज टू पावर गामा माइनस 1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, VC रेज टू पावर गामा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये भी एडियाबैटिक है। अब ये एडियाबैटिक में क्या होगा, T1 VA गामा माइनस 1, T2 VD गामा माइनस 1, ये। तो दोनों एडियाबैटिक की कर्व की इक्वेशन उठा ली, आइसोथर्मल की इक्वेशन लगा के कुछ ना मिलेगा, करके देख लेना। कोई कहता कैसे पता लगा एडियाबैटिक, आइसोथर्मल क्यों नहीं लिया, ले लो P1 V1 P2 V2, P1 V1 P2 V2। करोगे क्या, वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है, प्रेशर चाहिए कहाँ, तुम प्रेशर में काम करना शुरू कर दोगे, मतलब ही नहीं है। तो तुम एडियाबैटिक लो और टेम्परेचर वॉल्यूम में लो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके टेम्परेचर तो उड़ गया, और सबकी पावर गामा माइनस 1 है, पावर भी उड़ गई, आंसर। और तुम्हें किसकी रेशियो निकालनी है, VB VC की, VA VD की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, VA VD की, VB VC की, आंसर सेम है, रेशियो इज सेम। तो मैं आपको सिर्फ ये हिंट दे रहा हूं कि इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएंगी, मैं दूंगा आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है थर्मो में। थर्मो तो रुकने वाला है नहीं, कम से कम 200 क्वेश्चन तो इस हफ्ते होने वाला है मेरे हाथों क्लास में, बहुत है 200 क्वेश्चन। तो मतलब ये तो अभी 5-7 पे चल रहे हैं अभी हम नंबर पे, तो इतने क्वेश्चंस के और डिफरेंट वैरायटी के, ये भी नहीं कि सेम वैरायटी है, अच्छी खासी वैरायटी है इसमें। तो मतलब ये आपको हिंट दे रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्टिव शीट आएगी या कुछ होगा तो ऐसे ग्राफ देख के वॉल्यूम मत प्लॉट करना, मैथमेटिकल इक्वेशन ट्राई कर करके देखनी पड़ेगी, कभी आइसोथर्मल कभी एडियाबैटिक। हाँ बता सकते हैं, तुम बता सकते हो
कि अगर तुम ये ग्राफ लोगे इसकी स्लोप और इसकी स्लोप से, और कई बार अप टू मार्क नहीं बनते तो नहीं पता लगता, वैसे बता सकते हो इसकी स्लोप कम है इसकी हमेशा ज़्यादा होती है, बोल सकते हो। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल स्लोप से पता लग जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मेथड पे फोकस करेंगे, कैलकुलेशन पे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है इसमें गामा फिर से क्या दे दिया 1.4। चलो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। कोई कहता है ग्राफ देगा, हाँ ग्राफ वो बना के देता है आपको, ग्राफ की प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफिकल क्वेश्चन में ग्राफ तो के बने होते हैं। तो क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 1.4 इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। और ये भी हो सकता है तुम्हें गामा भी ना दे, सिर्फ डायटोमिक गैस बोल दे, तब क्या करोगे, गामा कहां से लोगे, मर्जी उसकी, नहीं देता वो। अब तो तुम्हें मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, गामा निकालने का तरीका 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की कितनी है, ऐसे निकालना पड़ेगा पेपर में। ये मत सोचना डायटोमिक दे दिया नहीं दे दिया, घर से बच्चा याद करके आएगा गामा निकाल लेगा, मोनोटोमिक का भी और डायटोमिक का भी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा याद करके जाना इस फॉर्मूले में, मोनोटोमिक और डायटोमिक में, सही। तो इसमें ये आपके सामने एक डायटोमिक गैस है, टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ध्यान से सारे स्टेप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ए से बी एडियाबैटिक है, नेक्स्ट है बी से सी आइसोबारिक है, दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक है, सी से डी एडियाबैटिक है, डी से ए वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक है, सब दे दिया। और क्या निकालना है आपको, रेशियो भी दे रहा है वी ए वी बी की, वी सी वी बी की, और टी ए भी दे रहा है, टेम्परेचर टी ए 300 केल्विन है, कह रहा है टेम्परेचर निकालो बी का, सी का और डी का। तुम्हें सिर्फ एक टेम्परेचर दे रहा है ए का, बस। तुम अगर ये सोच रहे हो मैं ग्राफ देखूंगा और मेरे को टेम्परेचर पता लग जाएगा, तो कैसे लगेगा, और लग जाए तो मेरे को बता देना, मैं भी लोगों ऐसे बता दूंगा, शक्ल देख के नहीं पता लगेगा। तुम्हें अपना पेन हाथ लगाना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। ए से बी का प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक। शुरू करें, वॉल्यूम की रेशियो गिवन है, टेम्परेचर निकालना है, तो एडियाबैटिक इक्वेशन PV रेज टू पावर गामा -1 इज अ कांस्टेंट। तो आप पहले ए से बी लें, तो TA VA रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू TB VB रेज टू पावर गामा -1, इक्वेट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके TB निकाल लें। TB में तुम्हें TA तो उसने दे दिया 300 केल्विन, और तुम्हें VA और VB की रेशियो गिवन है कितनी 16, गामा तुम्हें पता है 1.4। इन वैल्यूज को सारों को यहाँ पुट कर दें, ये मैंने पुट कर दिया, यहीं तक छोड़ सकते हैं आप, कोई इलाज नहीं है। अगर 0.5 होता, हाँ समझ, अंडर रूट समझता 16 का 4 है, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, मान लो आपका आंसर कितना आता है 909.42, पर तुम्हें ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी तो मेथड पे फोकस करो। तो एक और टेम्परेचर आ गया T2। अब तुम्हारे पास TA पता है, तुम्हारे पास TB पता है, अब तुम्हें क्या निकालना है TC। अब तुम प्रोसेस क्या लोगे, BC। BC में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, तो क्या इक्वेशन लगती है, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर की रेशियो रिमेन्स सेम। ऐसे करते हैं, तो B और C पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो सेम। तुमने क्या निकालना है, TC। पिछले पार्ट में तुमने क्या निकाल रखा है, TB, और VC और VB की रेशियो ऑलरेडी गिवन है कितनी, 2:1। तो यहां पर पुट कर देते हैं, ये गिवन है, यहां 2:1, एक और टेम्परेचर आ गया TC। अब देख रहे हो, मतलब मेथड देख रहे हो, ग्राफ देख देख के आप इक्वेशन अप्लाई करते जाएंगे, आइसोबारिक की या आइसोबारिक की ये इक्वेशन है, आइडियाबैटिक की, आइसोथर्मल की। अब एक और टेम्परेचर आ गया लास्ट। अब हम चलते हैं C से D। C से D फिर से एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में TC आप निकाल चुके हैं, आपको क्या निकालना है, TD। तो ठीक है, फिर लगाओ, एडियाबैटिक में TC VC गामा -1, TD VD गामा -1, क्या निकालना है, TD। TC हमारे पास है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जो रेशियो गिवन है ना, वो ये दो रेशियोज गिवन है, एक VC VB की और एक VA VB की। तुम्हें ना VD तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो पहले VD को हटाओ। कैसे हटेगा VD,
VD और VA का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, देखो ना वॉल्यूम सेम है। तो VD की जगह सबसे पहले रिप्लेस करो VA। अब चेक करो क्या तुम्हें VC गिवन है, क्या तुम्हें VC गिवन है, हाँ आ जाएगा। कैसे? अगर तुम इन इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो VB से VB कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा VC/VA। इस VC/VA को यहां पुट करेंगे, कैलकुलेशन आगे हो नहीं सकती, जहां तक हो सकती है वहां तक कर दो, डन। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे ग्राफ की इक्वेशंस को हम प्लॉट करते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं। सिर्फ ग्राफ देख के आंसर नहीं आने वाले, इसमें आपको साथ साथ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, चाहे उसमें एरिया निकालना पड़े, चाहे फर्स्ट लॉ लगाना पड़े, चाहे फिर इक्वेशंस लगानी पड़े आइसोथर्मल और एडियाबैटिक।